शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम और इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। जो मैंने आपको करवाया था, इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इंड्यूस्ड और एक होती है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस तो वो है जो मिनिमम करनी ही करनी पड़ेगी, और इंड्यूस्ड वो वाली जो उसके अलावा हम और करते हैं इनकम बढ़ने पर। तो इसके कारण, इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण जो इक्विलिब्रियम है वो भी शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे होगा, डायग्राम में देखो। एक तो हमने पहले एग्रीगेट डिमांड वाली जो कर्व बनाई है, ये तो वो वाली है जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस वाला। एक उसके ऊपर मैंने एग्रीगेट डिमांड बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने लिखा है इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। इसका मतलब है कि इसमें पहले वाले 2 कंपोनेंट तो हैं ही हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड पहले वाली एग्रीगेट डिमांड से ऊपर बनी है, इन दोनों में जो गैप है ये सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के कारण है, और इनके बीच का गैप पैरेलल रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट का है। ठीक है, उसी के कारण दोनों में फ़र्क है। और जैसे अब मैंने साइड में वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट लिए हैं ई एंड एफ, इनके बीच में जो गैप है ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, उसके कारण है। और नीचे अब देखो, जो पहले वाली एग्रीगेट डिमांड है उसको जब वाई कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो नीचे एक्स एक्सिस पर मैंने वाई लिखा, तो इसका मतलब है कि पहले इनकम इतनी थी। ठीक है, और उसके बाद जब बी पॉइंट है, बी पॉइंट ने कट किया है सेकंड वाली एग्रीगेट डिमांड को, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी जब इंक्लूड है, तब उसके नीचे हम इनकम लेके y1 हो गया। तो y और y1 के बीच में जो डिफरेंस है ये शो कर रहा है कि इनकम इतने से बड़ी है, इस इतने गैप से। और ई और एफ के बीच में जो डिफरेंस है ये शो कर रहा है कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो बड़ी है इतनी, मतलब इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है, एग्रीगेट डिमांड उतनी इन्वेस्टमेंट के कारण ही बड़ी है ना। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जो जितने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है ना, इनकम उससे ज़्यादा से इंक्रीज़ हुई है। देखो डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, चेंज इन इनकम ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में चेंज करने पर इनकम में चेंज उससे भी ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होगा। और इस चीज़ को जो फॉर्मूला इंटरप्रेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम बोलते हैं के फॉर मल्टीप्लायर। के जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है वो हमें बताता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर इनकम में कितना चेंज हुआ है, कितने गुना चेंज हुआ है, नंबर ऑफ़ टाइम्स। उसके बाद है मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन है। अब एक तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, एक इसका और फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस एम पी सी। अब 1 माइनस एम पी सी एम पी एस के भी इक्वल होता है, तो के का फॉर्मूला एक और बन सकता है, के इज इक्वल्स टू 1/MP/S भी बन सकता है। ठीक है, तो अब देखो हमसे रिलेशन पूछा है के और MPC में। अगर मान लो MPC मैंने लिया 0.5, तब मेरी के की वैल्यू आई 2, मतलब 2 टाइम्स। उसके बाद अगर मैंने MPC पहले से कम लिया, 0.2 लिया, तब मेरी के की वैल्यू आई 1.25, मतलब पहले से कम आई। जब मैंने MPC कम लिया तो के की वैल्यू कम आई, जब मैंने MPC ज़्यादा लिया तो के की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसका मतलब दोनों में रिलेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव। उसके बाद है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ। तो देखो जब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया तो उससे इनकम भी इंक्रीज़ हुई, दोनों चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी, तो ये फॉरवर्ड एक्शन होगा मल्टीप्लायर का। लेकिन अगर पहले किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई उसको डिक्रीज़ कर दिया, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया अगर, तो उससे इनकम भी कम हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें पीछे की तरफ जाएंगी। इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। उसके बाद मल्टीप्लायर मैकानिज़्म, ये काम कैसे करता है, पैसा बढ़ता कैसे है इकॉनमी में, ये देखना है अब हमने। तो इसमें देखो, सबसे पहले मान लो कि हमने इंक्रीज़ किया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को 100 से,
तो स्टार्टिंग में जब जितने से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया है ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होने लग जाती, स्टार्टिंग में कम ही होती है। हमारा जितना हमने इन्वेस्ट किया था सिर्फ उतना ही वसूल हो पाता है पैसा। तो हमने स्टार्टिंग में किया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ 100 से, तो उससे इनकम भी हमारी 100 से ही मान लो इंक्रीज़ हो गई। अब हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि MPC इज़ इक्वल्स टू 0.5। MPC 0.5 का क्या मतलब है कि अगर 1 रुपये से MPC होता है ना, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, इसका मतलब है कि अगर 1 रुपये से इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसका 50 पैसे से कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा। मतलब अगर 100% से इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उसका 50% कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा और 50% हम सेव कर लेंगे। अगर MPC 0.8 होता, इसका मतलब था कि अगर 100% से इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उसका 80% कंज्यूम किया जाएगा और 20% उसका सेव किया जाएगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 0.5 कर रही है। अब हम 50-50 कर लेंगे, 50 कंजप्शन 50 सेविंग। तो इंक्रीज़ इन इनकम अपना 100 हो गया था यहाँ पर। अब अगर इनकम 100 से इंक्रीज़ हुई है तो उसका 50% मतलब 50 करोड़ में है ये सारे रुपीज़, 50 करोड़ हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो चेंज इन कंजप्शन हो गया 50 और बाकी जो 50 बचा वो सेव हो गया। अब मान लो हम यहाँ पे पूरी इकॉनमी की बात कर रहे हैं, मैंने कोई खर्चा किया, अब मैंने उस 50 करोड़ को खर्च करके कुछ ख़रीदा, कुछ लैंड या कुछ मशीनरी कुछ भी ख़रीदा, तो जिससे मैंने ख़रीदा उस पर्सन के लिए वो इनकम है तो वो पर्सन भी इकॉनमी का ही पार्ट ना, तो वो इनकम भी किसकी मानी जाएगी, इकॉनमी की। हम ओवरऑल इकॉनमी की बात कर रहे हैं। तो जो 50 करोड़ का कंजप्शन पे ख़र्चा किया था वो किसी दूसरे पर्सन की इनकम बन गई, तो फिर ये दोबारा से 50 इनकम में आ गया। अब ये 50 इनकम है तो इससे फिर 25 उसका कंजप्शन, 25 सेविंग, ऐसी जो 25 कंजप्शन है वो फिर इनकम में जनरेट हो गया ना, इनकम बन गई वो किसी थर्ड पर्सन की, फिर उसमें से आधा सेव किया आधा कंज्यूम किया, ऐसे करके ये पूरा राउंड चलता रहेगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इस चैप्टर की आपकी एक्सप्लेनेशन अब ख़त्म हो चुकी है, न्यूमेरिकल पार्ट और जो MCQs वगैरह वो रहते हैं।